होमवर्क था क्या कुछ? कोई होमवर्क नहीं था? क्या क्या क्या? किसका? ये वाला? कौन सा 700 और 1200 वाला? इसका आंसर आ गया है सबका? कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 700 को किससे डिवाइड करूं? 4 से। कितना आएगा आंसर? 175। इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। 1200 को किससे डिवाइड करूं? 300 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 300 माइनस 175। और फर्स्ट टर्म कितना है? 704। लास्ट टर्म कितना है? 1196। तो आपका सम कितना आ जाएगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कितना आ रहा है आंसर? 8750। ये क्लियर है सबको? अच्छा, किसी को कोई डाउट्स है क्या? नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं, ये चैप्टर में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेक्चर के एंड में करेंगे, तो उसमें सिर्फ जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ है वो रुकेगी, बाकी सब चली जाएगी। ये चैप्टर में किसी को डाउट है अभी तक जितना पढ़ा है उसमें? कोई डाउट नहीं है? तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया। हमने इसका एक्सरसाइज सॉल्व किया है क्या मॉड्यूल से? एक्सरसाइज 6 से हमने क्लास में सोल्व किया था। किया है कि हमने सोल्व? वो पूरा हो गया था। एक्सरसाइज 6A पूरा हो गया था ना हमारा? ठीक है, चलो। तो हमारा एपी का कंसेप्ट पूरा हो गया है। अब एपी में कुछ कंसेप्ट बचा है, जैसे कोई कोई सीरीज होती है जो एपी होती नहीं, बट हमें उसका सम निकालना होता है, उसको एपी में कन्वर्ट करके। वो हम बाद में पढ़ेगी, क्योंकि कोई कोई सीरीज ऐसी होगी जो जीपी नहीं है, उसको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका सम निकाले। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस एपी और जीपी के साथ में करेंगे। अभी एपी का मेजर जितना भी कंसेप्ट था वो सब कवर हो गया। अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलेंगे, वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने पहला टाइप का प्रोग्रेशन पढ़ लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगला टाइप का जो प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लॉजिक क्या होता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लॉजिक क्या होता था? दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होता था, बराबर। तो अगर मुझे पहले टर्म से नेक्स्ट टर्म पे जाना है, तो मैं क्या करता था? डिफरेंस को ऐड कर देता था, जो भी डिफरेंस है वो ऐड करता था। ऐसे ऐड ऐड करते जाओगे तो आपको अगला अगला टर्म मिलते जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता था, बराबर। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, पहला जो टर्म है उसमें एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो आपको अगला टर्म मिलेगा, वो हो जाएगा a × r। इसमें वापस r को मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म मिलेगा ar²। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो था वो ऐड होता था। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है
वो मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है। एपी के केस में कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते थे हम लोग? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे। जीपी में कॉमन रेशियो कैसे ढूंढोगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना है, ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सीरीज दिया है यहाँ पे 2 4 8 16, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 4/2, वो हो जाएगा 2। यहाँ पे 8/4 कितना आ रहा है? 2। 16/8 कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेशियो है कॉमन है, बराबर। अगर रेशियो कॉमन होता है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर जैसे डिफरेंस कॉमन रहा तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर रेशियो कांस्टेंट रहा तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर कैसे ढूंढना है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पे कैसे जाओगे? आर से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड से थर्ड पे कैसे जाओगे? आर से मल्टीप्लाई करो। ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो तो आपको अगला टर्म मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्क समझ में आ गया? अब सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक चीज बहुत ध्यान देने जैसी है, जैसे अगर पहला टर्म 10 है और मैंने आपको बोला कि आपका कॉमन रेशियो 0 है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा? 0। ऐसे 0 0 बनते जाएगा। तो ऐसा कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफाइन नहीं होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद रखना आर कभी 0 होना ही नहीं चाहिए। आर 0 के अलावा कुछ भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, बट 0 नहीं होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस लेट्स से 0 है, तो अगला टर्म क्या होगा? उसका अगला टर्म, ये चलता है, मतलब ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलता है। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर कभी 0 नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? तो एक नोट लिख दो सबसे पहले। अच्छा चलो, जो मैं बोलता हूँ वो लिखो। हेडिंग दे दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें लिखो इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ any two consecutive terms is constant. Ratio of any two consecutive terms is constant and is known as common ratio, and is known as common ratio, that is इसका सिंबल है R। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था जिसका सिंबल D होता था, यहाँ पे R है। इसका एक एग्जांपल भी लिखो, 3 6 12 24 48। 3 इंटू 2 किया 6 आया, 6 इंटू 2 किया 12 आया, 12 इंटू 2 किया 24 आया, 24 इंटू 2 किया 48। यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 6/3 इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 24/12 इक्वल टू 48/24 विच इज इक्वल टू 2। तो आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा 2। क्लियर है? क्या करके क्या हुआ? देखो क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो आपका आर क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। तो आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हो गया लिख के?
हाँ, अब ध्यान दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, एन मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नहीं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, एग्जैक्ट मतलब एन का देखो ये, जो टर्म आपको ढूंढना है एन वो है ना। 13th टर्म ढूंढना है तो एन का वैल्यू 13 है। अगर पूरे जीपी में 20 टर्म्स है और आपको 13th टर्म ढूंढना है तो एन का वैल्यू क्या होगा, 13 होगा, 20 तो नहीं होगा। टोटल टर्म्स भले ही 20 है तो एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, एन मतलब जो भी टर्म आपको ढूंढना है एन की जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, मतलब वो पुट करो। 13th टर्म ढूंढना है तो 13 पुट करो, 17th टर्म ढूंढना है तो 17 पुट करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कौन सा टर्म ढूंढना है। आवाज धीरे आ रहा है क्या बहुत? बराबर है ना? हाँ, आवाज अगर बीच में ही बंद हो गया तो बता देना मुझे। यहाँ पे जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला लिखो a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। बोलो। हाँ एक बार कर लो रीजन। हो गया? तो जीपी में अगर nth टर्म ढूंढना होगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब एक क्वेश्चन लिखो इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, जीपी का कॉमन रेशियो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो है -2, तो अगला टर्म कैसे आएगा? 10 इंटू -2 -20, अगला टर्म क्या होगा? माइनस -20 इंटू -2 करोगे तो +40 आएगा ना। 40 को भी अगले टर्म से मतलब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -80। तो जीपी में कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे ईपी में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही जीपी में भी कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक जीपी दिया है लेट्स से, हाँ बोलो, कुछ तो भी आवाज आ, ऐसा ऐसा ना आवाज आ रहा है क्या? 2 मिनट।
अब ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। मतलब ऐसे क्लियरली नहीं आ रही आवाज? आ गया ना? ठीक है, चलेगा। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो अभी। आपका यहाँ पे एक सीरीज दिया है, इस सीरीज का एथ टर्म निकालो। इस सीरीज का एथ टर्म निकालो सब लोग। क्या है आंसर? आंसर क्या है? कितना आया? 8748, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म का आप सबसे पहले 4 into 3 करोगे तो 12 आएगा, 12 into 3 करोगे तो 36 आएगा, 36 into 3 करोगे तो 108 आएगा, 108। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम है। अगर कॉमन रेशियो सेम होता है मतलब ये जीपी है, हमने ये तो फिगर आउट कर लिया जीपी है। सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है, जीपी है या एपी है? तो ये जीपी है, तो इस जीपी का nth टर्म निकालना है। जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n-1। ए कितना है? 4। आर कितना है? कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 रेज टू n-1। n क्या होता है मैंने अभी बताया था, n मतलब आपको जो भी टर्म ढूंढना है n की जगह पे वो पुट करो। 8 टर्म ढूंढना है तो n की जगह पे 8 पुट करो, तो ये हो जाएगा 8-1। तो ये जगह 4 into 3 रेज टू 7। अब 3 रेज टू 7 कैलसी पे कैसे निकलना है? कैलसी पे 3 लो, मल्टीप्लीकेशन का साइन प्रेस करो, और उसके बाद यहाँ पे 7 है तो 6 बार इक्वल टू दबाओ। कैलसी पे 3 लेना है, हमें क्या ढूंढना है? 3 रेज टू 7। तो कैलसी पे 3 लो, मल्टीप्लीकेशन का साइन प्रेस करो, और यहाँ पे पावर में जो भी है उससे एक कम बार इक्वल टू दबाओ। यहाँ पे पावर में 7 है तो 6 बार ही इक्वल टू दबाओ। 1 2 3 4 5 6। आंसर आया होगा 2187। तो 3 रेज टू 7 आ गया 2187। इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 4 से, तो जो भी आंसर है उसको इंटू 4 करो, तो आंसर आ जाएगा 8748। 8748 सबका आ गया? इसमें किसी इसमें किसी को डाउट है? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका सिक्स टर्म निकालो, क्या होगा? ये क्वेश्चन में सिक्स टर्म निकालो, क्या होगा? आंसर आया किसी का? आर कितना होगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है आर, तो -3/9 कितना आया? -1/3। वैसे ही थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड करोगे तो भी आर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय -3 मतलब -1/3। तो आर का वैल्यू आ गया -1/3। अब हमारा nth टर्म क्या होता है? ए मतलब 9 इंटू आर
रेस टू n-1। n कितना है? 6 - 1 5। ये 9 तो वैसा ही रहेगा। -1 रेस टू 5 कितना होता है? -1 रेस टू 5 -1। नीचे 3 रेस टू 5 हो जाएगा। 3 रेस टू 5 होता है 243। अब 9 और 243 एक आपस में डिविजिबल है क्या? 9 × 1, 9 × 1 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 × 17। सॉरी, हाँ, 9 × 27, 9 × 27। 9 × 27 करोगे तो 243 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया -1/27। तो आपका nth टर्म मतलब 6th टर्म है -1/27। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, कैलसी पे करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। अब आपको डिपेंड करता है ऑप्शन डेसिमल में दिए या फ्रैक्शन में दिए। अगर फ्रैक्शन में दिए तो आपको भी फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा। डेसिमल में दिया है तो डायरेक्टली कैलसी पे करो। फुल स्क्रीन? अच्छा, मतलब ऊपर का देखना है। अच्छा, हाँ, हो गया लिख के? दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े? चलो ये क्वेश्चन निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो। कितना आया? 12 आया। 6 तो नहीं आएगा। अब हाँ, n-1 का वैल्यू कितना आ रहा है वो निकालो, उसके बाद n का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। चलो, एक आंसर आ रहा है 11, एक आ रहा है 13। कोई और आंसर? 11 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n-1। टी एन, टी एन, nth टर्म ऑलरेडी दिया है। आपको क्या ढूंढना है? विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जो जीपी है इज 4096, मतलब 4096 जो है वो इस जीपी का टर्म है। हमें ये ढूंढना है वो कौन सा टर्म है, मतलब एन की क्या वैल्यू पुट करेंगे तो 4096 आएगा। मतलब टी एन आपको nth टर्म दिया है 4096 इक्वल टू ए कितना है? ए का वैल्यू 2 है। आर कितना है? 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। कॉमन रेशियो 2 है, मतलब आर भी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रेस टू n-1। बराबर? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करोगे? 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो 4096/2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2048 इक्वल टू 2 रेस टू n-1। 2 रेस टू कितना करूंगा तो 2048 आएगा? 2 रेस टू 11 आएगा। 2 रेस टू 11 करो कैल्स पे।
2 रेज टू 11 किया तो 2048 आया, बराबर। मतलब 2048 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 11, राइट साइड में है 2 रेज टू n-1, तो यहाँ से हमें पता चला 2 और 2 सेम है, तो ऊपर का 11 और n-1 भी सेम होना चाहिए, तो n-1 इक्वल टू 11, तो n इक्वल टू 12। तो 4096 जो है, ये 4096, ये कौन सा टर्म है? 12th टर्म है। कोई डाउट? पक्का? हाँ डेफिनेटली। एन की वैल्यू स्पोर्ट करके चेक करोगे 4096 किसके लिए आ रहा है। बोलो। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमारा इक्वेशन क्या बना था? 2048 इक्वल टू 2 रेज टू n-1 बना था। अब यहाँ पे मैं 2 रेज टू 11 लिखूंगा, 2 रेज टू 11 का वैल्यू 2048 होता है, कैलकुलेट पे करोगे तो 2 रेज टू 11 का वैल्यू 2048 होता है, बराबर। मतलब ये 2 का जो पावर है ये 11 के बराबर होना चाहिए, तब जाके आंसर 2048 आएगा। मतलब n-1 11 के बराबर होना चाहिए, तो n इक्वल टू, ये -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा, n इक्वल टू 12 होना चाहिए। क्लियर है? हो गया सबका ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो अभी। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कंसेप्ट। ठीक है। अब जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे तब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अर्थमेटिक मीन का, पढ़ा था कि नहीं? अर्थमेटिक मीन का एक कंसेप्ट पढ़ा था, एएम अर्थमेटिक मीन। दो दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो क्या करोगे? बस दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। अगर 10 और 50 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 10 + 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30। क्लियर है? अगर अगर एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन निकालने होते थे, अगर मैं बोलूं कि 10 और 90 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या था? b-a/n+1। ये क्या है, पर ये क्या होता था? नहीं, 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 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आएगा? चलो यहाँ पे ये वैल्यू का क्या आएगा? 90 - 10 अपॉन n, कितना? 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, तो n की जगह पे 4 + 1 मतलब 80/5 मतलब 16। तो ये 16 क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला डी का होता था, यहां से कॉमन डिफरेंस आता था, फिर 10 में 16 ऐड करते थे तो 26, 26 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 42, 42 में 16 ऐड किया तो कितना आएगा? 58, 58 में 16 ऐड किया तो कितना आएगा? 74, और 74 में 16 ऐड किया तो 90। तो ये आ गए 4 अर्थमेटिक मीन। तो ये जो फॉर्मूला होता था b-a/n+1, इससे d निकल के आता था, और वो d को हम लोग ऐड करते जाते थे। जब एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो सीधे a+b/2 करने पे हमें डायरेक्टली वो अर्थमेटिक मीन ही मिल जाता है, बराबर। पर जब मल्टीपल अर्थमेटिक मीन होते हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं b-a/n+1, इससे एक्चुअली d का वैल्यू मिलता है, फिर हम लोग हर एक टर्म में d ऐड करते जाते हैं, हमें 4 अर्थमेटिक, मतलब जितने अर्थमेटिक मीन ढूंढने हैं उतना मिल जाता है। अब सेम, थोड़ा बहुत सेम लॉजिक ज्योमेट्रिक मीन में भी लगेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन में दो केस बनेंगे कि आपको यू हैव टू फाइंड ओनली वन ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन में होता था ओनली वन अर्थमेटिक मीन, या फिर यू हैव टू फाइंड मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में अगर एक ही अर्थमेटिक मीन ढूंढना होता था, दोनों नंबर्स को ऐड करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रेज टू 1/2 करेंगे। रेज टू 1/2 करना मतलब क्या? स्क्वायर रूट लेना। तो दिस इज नथिंग बट √a इंटू बी। ये आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी।
ये लिख लो। अगर एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जैदी क्या हुआ? 10 और 90 लोगे तो क्या होगा जाएगा? 10 इंटू 90 का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 900। 900 का रूट क्या होता है? 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया 30। मतलब 10 और 90 है और उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया 30। और ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने पे तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाते हैं। तो चेक करते हैं, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मल्टी सॉरी, अगर एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगा हो जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन में कैसे करते हैं। मल्टीपल अर्थमेटिक मीन में हमारा डी निकल के आता था किसी फॉर्मूला से, मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन में हमारा आर निकल के आएगा किसी फॉर्मूला से। वहां पे कॉमन डिफरेंस निकालते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे। मल्टीपल अर्थमेटिक मीन में हम लोग क्या करते थे? बी माइनस ए करते थे। यहाँ पे हम लोग बी डिवाइडेड बाय ए करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक सही है? फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताओ बस। उसके बाद मल्टीपल अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते थे? नीचे n प्लस वन आता था, यहाँ पे पावर में 1/n+1 आ जाएगा। तो ये आपका आर का फॉर्मूला हो गया, b अपॉन ए रेज टू 1/n+1। इतना फॉर्मूला लिखो, फिर इसके बाद एग्जांपल करेंगे। अब फॉर्मूला में आर का वैल्यू आ गया। फर्स्ट टर्म पता है हमें ए है, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज्योमेट्रिक मिल गया, इसको वापस आर से मल्टीप्लाई करोगे दूसरा ज्योमेट्रिक मिल गया, ऐसे करते जाओगे। इसमें किसी को डाउट है? ये इतना फॉर्मूला लिख लिया, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड वन ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 27। निकालो क्या आंसर आएगा? 9 आ गया। कैसे करना है? अगर एक ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ दी नंबर्स, मतलब 3 इंटू 27। और जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट कैलसी पे करोगे तो आ जाएगा 9। तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया 9। ये लिख लो। हम्म, क्या 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 क्या? ना नहीं नहीं, उसको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए अलग मेथड है। इसमें हम लोग ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग को दो नंबर्स दिए हैं, उसमें हम लोग एक टर्म इंसर्ट कर रहे हैं ताकि तीनों टर्म ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बन जाए। ये हो गया सबका। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 729। चलो ट्राई करो। चार ज्योमेट्रिक मीन्स क्या क्या है, क्या बताओ। आंसर आया किसी का? आर का वैल्यू क्या आया? 3 बराबर। यश, आर का वैल्यू कैसे निकला?
तो 243 रेज टू 1/5 आया। फिर उसको कैलसी पे किया आपने। हाँ, अभी अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना। सबसे पहले अगर मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हमारे हिसाब से मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से। तो आर हो जाएगा बी अपॉन ए रेज टू 1/n+1। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा बी। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बी का वैल्यू है 729। ए का वैल्यू कितना है 3 रेज टू 1/n+1। यहाँ पे ध्यान देना n क्या होता है, जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, तो 1/4+1 मतलब 1/5। तो 729/3 कितना हो गया 243 रेज टू 1/5 है। अब एक चीज ध्यान दो, पूरे चैप्टर में या फिर पूरे मैथ्स के सिलेबस में कहीं पे भी 243 आए तो आपको 243 देखते ही 3/5 सोचना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी मैथ्स के सिलेबस में 243 नंबर दिखे ना, इसको स्पेशल नंबर की तरह ट्रीट करो। 243 दिखा तो उसको डायरेक्टली 3/5 लिखना है। तो यहाँ पे 243 की जगह पे लिख दिया 3/5। अब यहाँ पे क्या था 243 रेज टू 1/5, तो ये पूरा ब्रैकेट रेज टू 1/5 हो जाएगा। मैंने सिर्फ 243 की जगह पे, मैंने क्या किया है सिर्फ 243 की जगह पे 3/5 लिखा है और उसका पूरा ब्रैकेट रेज टू 1/5 बराबर। अब ये 5 इंटू 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 1/5 में 5 कैंसिल, तो 3/1 बचा मतलब 3 आ गया। तो आर का वैल्यू 3 आ गया, आर का वैल्यू 3 आ गया, पहला नंबर 3 है। तो आपका जीपी कैसे बनेगा 3 इंटू 3 9, एक से 9 इंटू 3 27। हाँ वो किया तो भी चलेगा, वो किया तो भी चलेगा, बट टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, है ना, बराबर। वो किया तो भी आंसर 3 आएगा, उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा बट वो आंसर 3 ही रहेगा, वो किया तो भी चलेगा। 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने थे, वो हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं, एक सेकंड। फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 972। आपको 4 और 972 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन पुट करना है। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए मतलब 972 अपॉन 4
रेज टू 1/n+1, n का वैल्यू 4 है, 4 + 1 5, 972/4 कितना आ रहा है? 243 रेज टू 1/5। अब 243 रेज टू 1/5, 243 क्या होता है? 3/5, 3/5 रेज टू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, वापस r इक्वल टू 3 आया। चार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, फॉर्मूला क्या होता है? b/a रेज टू 1/n+1। n क्या होता है? जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, तो n की जगह पे 4 पुट करोगे, बराबर। यहाँ पे r इक्वल टू, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। एक पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। r इक्वल टू 3 आया, पहला टर्म 4 है, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू 3 324, 324 इंटू 3 972। तो आपके चार ज्योमेट्रिक मीन हो गए 12, 36, 108, 324। अगर r मैं यहाँ पे बोलता 5 ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता क्वेश्चन? 243 रेज टू 1/6 हो जाता। तो ये आपको कैलसी भी करना पड़ता, फिर ये आपको कैलसी भी करना पड़ता, उससे आर आता डेसिमल में फिर होता। पर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डेसिमल वाले क्वेश्चंस नहीं आते। आ भी गया तो भी कुछ नहीं, यहाँ से आर का वैल्यू कुछ तो भी 3 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। उसका वैल्यू आने के बाद आपको फर्स्ट टर्म लेना है 4, उसको मल्टीप्लाई करना है इस आर से, ये आ गया पहला ज्योमेट्रिक मीन, इसको मल्टीप्लाई करो वापस इस आर से, ये आ गया दूसरा ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? चलो एक गेम खेलेंगे अभी, आज थोड़ा बोर हो रहा है। अरे आदित्य, पोर्शन का टेंशन मैं ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ? क्या? रहने दो, गेम नहीं खेलने का, ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अब ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट, अब क्या फायदा बोल के जान दो। ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट अभी है आपका, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में सम पढ़ा था, वैसे हमें ज्योमेट्रिक मीन में भी सम पढ़ना है। बट यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान देना है, ज्योमेट्रिक मीन में प्रॉब्लम देखो क्या होता है। ये यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, ये ज्योमेट्रिक मीन है बराबर, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका आर कितना है? 2 है, फर्स्ट टर्म भी 2 है, आर भी 2 है, बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है इसका, ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो क्या इसका सम डिफाइंड होगा? नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये चलते चलते जाएगा, इसका लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं चलेगा। लास्ट टर्म अगर पता नहीं चलेगा तो हम लोग सम भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर इनफाइनाइट जीपी है, अगर इनफाइनाइट जीपी है, तो उस केस में हम लोग सम नहीं निकाल सकते। तो जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, उसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर क्वेश्चन है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें दो केसेस बनेंगे। एक हो जाएगा फाइनाइट जीपी, एक हो जाएगा इनफाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी मतलब क्या? जिसके नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड है, 10 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म। तो उससे हमें लास्ट टर्म तो पता चल ही जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ तक ऐड करना है, तो वहां पे तो सम निकालना इजी। तो फाइनाइट जीपी मतलब जहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड है, ये क्लियर है। इनफाइनाइट जीपी मतलब क्या? आपको पता ही नहीं कितने टर्म्स है, मतलब आपको लास्ट टर्म ही नहीं पता है, बराबर। तो जब भी फाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपका सम का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला नोट करो पहले। अगर फाइनाइट जीपी है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब आर क्या होगा? आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, ए हमारा फर्स्ट टर्म, और एन क्या होगा? एन। कितने टर्म्स का सम आपको ढूंढना है, कितने टर्म्स का सम आपको ढूंढना है। अगर आपको 20 टर्म का सम ढूंढना है, तो एन की जगह पे 20, बराबर है। अब इनफाइनाइट जीपी के केस में, इनफाइनाइट जीपी के केस में देखो,
हाँ हाँ, बट इनफाइनाइट जीपी में दो केस बनेगी। अगर पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 64 है, ये जीपी इनफाइनाइट तक चलते जा रही है। इसमें आर का वैल्यू कितना है? 4। इसका लास्ट टर्म बता सकते हो कितना होगा? इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा, बराबर। अब और एक जीपी लेते हैं, लेट्स से 1 -4 16 -64। इस केस में आर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसका लास्ट टर्म बता सकते हो क्या होगा? या प्लस इन्फिनिटी। अगर इवन पोजीशन पे आ रहा है तो माइनस, ऑड पोजीशन पे आ रहा है तो प्लस। तो लास्ट टर्म क्या होगा? इधर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ आर, मतलब पोजीशन ऑफ द टर्म। तो हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा टर्म क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, एक तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, नहीं तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो टर्म होगा अनडिफाइंड ही होगा, बराबर। तो ये दोनों केस में हम लोग सम नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट फाइंड द सम। बट एक जीपी ऐसा होगा इनफाइनाइट जीपी जिसमें आप लोग सम निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक जीपी हमने कंसिडर किया 16 4 1 0.25। ये जीपी है क्या? चेक करो सबसे पहले, क्यों? सिक्सटीन को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, 4 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 1 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो 1/4 हो जाएगा। तो ये जीपी है, बराबर। अब जैसे जैसे ये जीपी आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्म्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये जीपी आगे बढ़ते जाएगा, इसका लास्ट टर्म ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। नेगेटिव में कैसे जाएगा इसमें? अब कितना भी छोटा करो, अगर एक टर्म आया लेट्स से 0.0000000004, इसको इंटू 1/4 करोगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो ना, कहीं पे पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करो। शुरुआत पॉजिटिव से किया है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका अगला टर्म पॉजिटिव आएगा। टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगे, बट एंड का टर्म जो होगा ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा, क्योंकि टर्म्स छोटे छोटे होते जाएंगे, बराबर। तो इसका लास्ट टर्म डिफाइंड है, ये वाले जीपी का लास्ट टर्म डिफाइंड है, तो यहाँ पे हमारा सम निकालना पॉसिबल है। तो अब इनफाइनाइट जीपी के केस में देखो क्या हो रहा है, जब भी आपका आर 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर का वैल्यू लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये -1। अगर आर का वैल्यू -1 से छोटा, अगर आर का वैल्यू -1 के भी नीचे है या 1 के ऊपर है, तो इन दोनों केस में आपका जीपी का सम होगा इनफाइनाइट, या फिर आप बोल दो अनडिफाइंड। इनफाइनाइट जीपी का सम आपका होगा अनडिफाइंड। कब? जब आर एक तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन -1 है। जैसे हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक लिया था R4 लिया था, एक इसमें R-4 लिया था, दोनों केस में अनडिफाइंड आया था। बट आर का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में आना मतलब क्या? पहले सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट पे। अगर पॉजिटिव वाले पार्ट पे फोकस किया हमने, 0 से 1 में होना मतलब क्या? आर की वैल्यू कैसी होगी? 0.4 0.3 0.9 0.7 ऐसे कुछ वैल्यूज होगी आर की। तो अगर फर्स्ट टाइम 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है और आपका कॉमन रेशियो 0 पॉइंट समथिंग लेट्स से 0.7, तो अगला टर्म क्या होगा? 10 इंटू 0.7 7, 7 इंटू 0.7 4.9। तो ये टर्म छोटे छोटे होते जाएंगे। तो जब भी आपका आर ऐसा है 0 पॉइंट समथिंग, तो आपका जीपी का सम डिफाइंड है। नेगेटिव केस में भी देखो, अगर नेगेटिव वाला केस कंसिडर करोगे, ये वाला -1 से 0 वाला, तो इसमें भी आर के टर्म्स कैसे कैसे हो जाएंगे? आर क्या होगा? -0.4 -0.3 -0.2। तो यहाँ पे भी आर क्या है? 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसका भी अगला अगला टर्म छोटा छोटा होते जाएगा। तो इवेंचुअली ये भी जीपी एंड में 0 तक जाएगी। तो जब भी आपका आर, इफ योर आर इज बिटवीन -1 एंड 1, अगर -1 और 1 के बीच में है, तो जीपी का सम डिफाइंड है। मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो है जिससे हम लोग जीपी निकाल सकते हैं, मतलब सम निकाल सकते हैं। पर अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है या आर का वैल्यू -1 से छोटा है, 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, तो इन दोनों केसेस में अनडिफाइंड हो जाएगा।
ये क्लियर है? तो जब भी जीपी का सम आएगा और सम निकालने बोलेंगे, मतलब जीपी का क्वेश्चन आएगा और आपको सम निकालने बोलेंगे, आपका देखो स्टेप क्या रहेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फाइनाइट जीपी है या इनफाइनाइट जीपी। अगर फाइनाइट जीपी है तो फाइनाइट जीपी का तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। ये देखो फाइनाइट जीपी का हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, बराबर। अगर इनफाइनाइट जीपी का केस आया, अगर इनफाइनाइट जीपी का केस आया तो उसमें दो चीजें आइडेंटिफाई करो कि आर का वैल्यू कौन से कैटेगरी में आ रहा है। अगर आर -1 से लेके 1 के बीच में है, अगर आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेके, तो इसमें जीपी का सम डिफाइंड है और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। बट आर का वैल्यू ऐसा है कि आर एक तो ग्रेटर देन 1 है और आर लेस देन -1 है, ये कैटेगरी में आ रहा है। तो इस केस में आपका जीपी का सम हो जाएगा अनडिफाइंड। जीपी का सम हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर? ये चार्ट पूरा कंप्लीट करो। इको का लेक्चर कितने बजे? 5:30? नहीं पर, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया, इतना नोट कर लिया। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ अ जीपी पे क्वेश्चन करते हैं। तो सम ऑफ अ जीपी में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जीपी में जीपी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट है तो कुछ नहीं, एक सिंगल फॉर्मूला। अगर इनफाइनाइट है तो उसके बाद आइडेंटिफाई करना आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू कौन से कैटेगरी में आ रहा है। अगर आर -1 से 1 के बीच में है तो सम हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर 1 से बड़ा है बट -1 से छोटा है तो आपका सम हो जाएगा अनडिफाइंड। करे क्वेश्चन अभी डायरेक्टली। इनफाइनाइट जीपी में मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है जीपी फाइनाइट या इनफाइनाइट। वैसे अगर आपको मैंने जीपी दिया और आपको बोला फाइंड दिस सम अप टू 20 टर्म्स, तो ये फाइनाइट जीपी है या इनफाइनाइट जीपी है? फाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में क्या हो जाएगा, फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट जीपी फाइंड दिस सम, बस ऐसे बोलेंगे। उसमें बोलेगी नहीं ना अप टू 20 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है, नंबर ऑफ टर्म्स ही डिफरेंट नहीं है, तो अप टू ये टर्म ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं आएगा उसमें। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो अभी। यहाँ पे एक जीपी दिया है आपको 4 6 9 13.5। ये पता नहीं है जीपी है या नहीं, मैं कुछ भी रैंडम टर्म्स लिख रहा हूँ, आपको फिगर आउट करना है जीपी है या एपी है। ये कुछ तो सीक्वेंस दिया है, आपको ढूंढना है सम अप टू 12 टर्म्स, सम अप टू 12 टर्म्स। तो सबसे पहले तो बताओ एपी है या जीपी है? दोनों नहीं है। किसने बोला दोनों नहीं है? नहीं नहीं, ये आंसर किसने दिया दोनों नहीं है? नहीं नहीं, पहले तो बताओ, ये मैंने देखा नहीं, आंसर किसने दिया था ये दोनों नहीं है? आदित्य, आदित्य आपने दिया? हाँ नहीं नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था एक गेम खेलते दिमाग चला होता। चलो ठीक है, जीपी है बराबर। देखो इसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 6/4 1.5, 9/6 1.5। तो सारे इसमें रेशियो सेम आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो हो गया 1.5, तो ये जीपी है बराबर। तो जीपी का फर्स्ट टर्म 6, सॉरी फर्स्ट टर्म 4 है, आर कितना है 1.5। अब ये फाइनाइट जीपी या इनफाइनाइट जीपी? किसने बोला इनफाइनाइट है? अरे यहाँ क्लियरली लिखा है सम अप टू 12 टर्म्स, सम अप टू 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म्स का सेम निकलना है। अगर सिर्फ 12 टर्म्स है तो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है जीपी? फाइनाइट है ना। इनफाइनाइट जीपी मतलब क्या, जिसमें पता ही नहीं कितने टर्म्स है। यहाँ क्लियरली क्वेश्चन बोल रहे हैं सम अप टू 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म्स है बराबर, तो फाइनाइट जीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। इसमें किसी को डाउट है क्या, फाइनाइट जीपी इनफाइनाइट जीपी आइडेंटिफाई करने में बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है सम अप टू 12 टर्म्स निकालो, मतलब जीपी में सिर्फ 12 टर्म्स है। अगर सिर्फ 12 टर्म्स है मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जीपी फाइनाइट हो जाएगी ना। क्लियर है? किसी को डाउट है?
अगर क्वेश्चन ने बोला होता कि दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी फाइंड द सम, तो वो फिर क्वेश्चन वैसे क्लियरली बोलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड नहीं, यू हैव टू फाइंड द जीपी फॉर एन इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 12 टर्म्स तक का जीपी है, तो आपको सम निकालना है। सो दिस इज अ फाइनाइट जीपी। अब फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या था, क्या हुआ? नहीं, बीच में अभी कोई डाउट पूछ रहा था क्या? ठीक है, a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला है। अब हमारा जो जीपी था उसमें a कितना था 4, r कितना था 1.5, n कितना था 12, ये वैल्यूज पुट करो तो 4 हो जाएगा। r कितना था 1.5 रेस टू n कितना था 12 ना, माइनस वन अपॉन 1.5 माइनस वन, कितना है आंसर? आंसर कितना है? वन 1029.97। देखो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 4। अब 1.5 रेज टू 12 कैसे निकालना है, कैलसी पे लेना है 1.5, 1.5 रेज टू 12 निकालना है तो कैलसी पे लेना है 1.5, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन प्रेस करना है, और यहाँ पे 12 है तो 12 से एक कम, मतलब 11 बार इक्वल टू प्रेस करना है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय और 11 बार इक्वल टू, वो जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस वन करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस वन करो। फिर 1.5 माइनस वन कितना होता है 0.5 आएगा, तो माइनस वन मतलब ये वाला माइनस वन करने के बाद जो भी इधर आंसर आएगा उसको 0.5 से डिवाइड करो और फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। किसी का है जो आंसर ही नहीं आया 1029.97? कोई है ऐसा? नहीं आया होगा तो बिंदास बताओ, हम लोग पूरा एक बार सॉल्व करेंगे। किसी का आंसर आया नहीं ऐसा कोई है? आ गया आंसर? ठीक है, ये हो गया फाइनाइट जीपी का क्वेश्चन। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन ने बोला था कि 12 टर्म्स है तो 12 टर्म्स तक का आपको सम निकालना था, ये हो गया फाइनाइट जीपी। अब अगला है इनफाइनाइट जीपी का एक क्वेश्चन करते हैं। अगला इनफाइनाइट जीपी का एक क्वेश्चन करते हैं। इसका सम कितना आएगा? सम कितना आएगा इसका? इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट आएगा, क्यों? आर कितना है? अच्छा 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 16, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, अरे क्या बोल रहे हो, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 16, ये क्या हो रहा है? जीपी थोड़ी है ये, क्या है फिर? एपी है ये। 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4, 12 और 8 के बीच का डिफरेंस 4, 16 और 12 के बीच का डिफरेंस 4। एपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो सम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। आंसर आपने सम सही दिया, लॉजिक गलत था, ठीक है। एपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो इसका भी लास्ट टर्म हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा, लास्ट टर्म का वैल्यू बता सकते नहीं होगा, हमें पता ही नहीं लास्ट टर्म क्या होगा, तो इसका भी सम अनडिफाइंड होगा। एपी में याद रखना डी का वैल्यू कुछ भी हो, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी हो, डी का वैल्यू कुछ भी रहने दो, एपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम कभी डिफाइंड हो ही नहीं सकता है। क्योंकि चलो एपी एक लेते हैं, जैसे आर का वैल्यू अगर माइनस वन से वन के बीच में होता है तो इनफाइनाइट जीपी का सम डिफाइंड होता है। वैसे ही एक हम जीपी सॉरी एपी बनाते हैं जिसमें डी का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल डी का वैल्यू है 0.5, पहला टर्म वन है, 1.5, 2, 2.5, क्या होगा इसका लास्ट टर्म? नहीं पता। तो जीपी में डी कितना भी छोटा हो बट वो ऐड होते जाता है, मतलब अगला टर्म बड़ा बड़ा होते जाता है। एपी में डी कितना भी छोटा हो अगला टाइम हमेशा बढ़ते जाएगा,
तो इसका लास्ट टर्म कभी डिफाइंड होगा ही नहीं। तो एपी के केस में सिर्फ फाइनाइट जीपीओ के लिए, सॉरी एपी के केस में सिर्फ फाइनाइट एपी के लिए सम डिफाइंड है, इनफाइनाइट एपी के लिए सम डिफाइंड नहीं। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन लिखो। कितना होगा इसका सम? हाँ, 64 के बाद 32, 32 के बाद 16, 16 के बाद 8। हाँ, सम कितना होगा? 128 बराबर। -128 कैसे है? इनफाइनाइट जीपी में ये जीपी है क्या? ये जीपी है। आर आ रहा है 1/2। आर क्या? आर का वैल्यू आया 1/2। तो आर हमारा हो गया 1/2 मतलब 0.5। तो आर का वैल्यू 0.5, ए का वैल्यू 64। इनफाइनाइट जीपी के केस में सम कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है? 64 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? 0.5। तो 64 अपॉन 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। तो 64 अपॉन 0.5 कितना होगा? 128। तो सम हो जाएगा 128। ओके, अगला और एक क्वेश्चन लिखो इनफाइनाइट जीपी का। ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक है। फाइंड दी सम। सम निकालो कितना होगा? हाँ, कितना? कितना आएगा? 25। अनडिफाइंड कैसे? ये जीपी है ही नहीं, बराबर ना? ये जीपी है ही नहीं। पहले हमने क्या किया? -8 किया, फिर क्या किया? -8 किया, फिर क्या किया? -8 किया। तो ये जीपी है या एपी है? कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एपी बनता है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जीपी बनता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -8। तो ये हो गया एपी जिसका कॉमन डिफरेंस -8 है। एपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो एपी का सम अनडिफाइंड ही होगा, इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर है? हो गया? नो आइडिया। अब तक तो ग्रुप पे कोई मैसेज आया नहीं है। हाँ हाँ, ये एक बार ये लेक्चर हो जाए उसके बाद। ये हो गया सबका? होमवर्क मार्क करो अभी। ये चैप्टर कंसेप्ट वाइज, ये चैप्टर पूरा हो गया। इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं बचा है। बट इसमें जो भी क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे ना, एकदम अजीब और एकदम अलग अलग क्वेश्चंस है, तो हमें क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट वाइज इसमें ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, इससे हमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी के लिए हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे होमवर्क मार्क करो। एक्सरसाइज 6A पूरा हो गया था हमारा। 6B पे आ जाओ। एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ के बाकी सब, 15 और 16 छोड़ के बाकी सारे करने हैं होमवर्क में। 24 क्वेश्चन है, 24 में से 2 हटा दिए, 22 क्वेश्चन होमवर्क में।
बचे थे क्या 6A के कुछ? हाँ हाँ हाँ, ए 6A में 2-3 क्वेश्चन जीपी के मिक्स थे, वो भी मार्क करके ले लो। अच्छा ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन टू, 6A का क्वेश्चन टू हमने पेंडिंग रखा था, वो करना है। क्वेश्चन फोर पेंडिंग रखा था, वो भी करना है। क्वेश्चन फोर नहीं, क्वेश्चन फोर छोड़ दो, वो पेंडिंग है अभी, क्वेश्चन फोर मत करना। क्वेश्चन टू करना, सिर्फ क्वेश्चन टू ही पेंडिंग रखा था, ठीक है। 6A का क्वेश्चन टू, 6 बी में से 15 और 16 छोड़ के बाकी सारे। 6 बी में से 15 और 16 छोड़ के बाकी सारे। कल होमवर्क करके, 6A में सिर्फ क्वेश्चन टू है और 6B में 15 और 16 छोड़ के बाकी सारे। अब कल आते टाइम होमवर्क भी करके आना और आज जितना पढ़ा है उतना रिवाइज भी करके आना। यस ओके। कल सैटरडे है ना, कल मैं मैसेज डालता हूँ ग्रुप पे कि हमारा एक दिन मिस हो गया था ना, तो मोस्टली रखेंगे। अगर टाइम शेड्यूल फिट हुआ तो रखेंगे। क्यों? कौन सा टूर्नामेंट? हाँ अच्छा, AKCA का टूर्नामेंट, फिर ठीक है, हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है, हाँ। चलो कल क्लास नहीं होगा, डायरेक्टली मंडे को क्लास होगा अभी। हाँ अभी जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ है वो लोग रुक जाओ, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं। हाँ हाँ, जिनको रुकना है रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या क्या डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन सा, 4D ना? कौन सा क्वेश्चन 4D में? अमाउंट दिया है 5,200, रेट दिया है 5%, टी दिया है 6 साल। आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्या हुआ? ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, एक मिनट। 3880 ऑप्शन मैच करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो, सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे तो नहीं होगा, है ना? सिंपल इंटरेस्ट लगाया होगा आपने फॉर्मूला।
सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा 3880 कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही अज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही अज्यूम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, 9 है नहीं, 8 ही क्वेश्चन है। नहीं, मैं एक्सरसाइज 4D में हूँ अभी, आपने बोला था 4D का फर्स्ट। फोर से क्या हुआ गौरव? हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ना। यस यस, पूरा हो गया। 4C का फर्स्ट, the present value of an annuity of 3000 for 15 years at 4.5% per annum compounded annually। कितने साल थी? 15। आपका कुणाल आंसर क्या आया था? हाँ बराबर, 32218। उन्होंने क्या दिया ऑप्शन? नन ऑफ दिस होगा फिर। 4C का आंसर नन ऑफ दिस दिया क्या उन्होंने? नहीं तो ठीक है, 322, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 32218 आना चाहिए था। 32218। Mr. X borrowed 5120 at 12.5% per annum compound interest. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him कितना दिया? 12.5%। तो 1.125 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 5120, 2170, 2170, ऑप्शन बी। क्या हुआ? क्योंकि आंसर आ रहा है 32218.6, उन्होंने दिया 32214.6, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। 9th वाले में ऑप्शन बी क्लियरली हो रहा है 2170। आपको निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है ना? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। पी कितना दिया है? 5120। 1 प्लस आई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.5%, 1.125 रेस टू एन कितना है? 3। ये कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे अमाउंट का? 7290 आ रहा है ये बराबर। अमाउंट अमाउंट 7290 हमें निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल 120, तो इसका 2 कितना आएगा? 70। क्लियर है? अच्छा, ये जो 7290 है, ये क्या है? हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? इंटरेस्ट कैसे आता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा गया। सेम सेम, इंटरेस्ट का लॉजिक तो दोनों जगह पे सेम है ना। आप कुछ प्रिंसिपल बोरो करते हो, उस पर इंटरेस्ट ऐड होते रहता है, फिर अमाउंट बनता है। तो इंटरेस्ट आता कैसे? अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा के। तो ये 7290 डायरेक्ट सी आई का फॉर्मूला भी वही होता है। सी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। इसमें भी करोगे तो भी आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ प्रेजेंट देखो, बोरोड है मतलब प्रेजेंट वैल्यू वो ठीक है, बट एन्युटी तो है ही नहीं नहीं है। हमने क्या किया, एक ही बार बोरो किया 5120, ऐसे नहीं कि हर साल बोरो करते जा रहे हैं। एन्युटी तो नहीं है ये बराबर। एन्युटी होता तो अलग बात है। ओके।
एडिशनल क्वेश्चन बैंक वो कल कर ले, अभी मेरा एक और लेक्चर है 6:15 बजे, तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक के कल कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो। अरे हाँ, कल तो नहीं होगा लेक्चर क्योंकि इन लोग का टूर्नामेंट है कल। हाँ हाँ चलेगा ना, कल एक आधे एक घंटे का सेशन रख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, मतलब एडिशनल क्वेश्चन बैंक के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं टाइम अपडेट कर दूंगा वैसे। हाँ ओके चलो, बाय, गुड डे। कितना? देखो ना एक्सरसाइज में कितने टोटल। चारों एक्सरसाइज मिला के कितने हो रहे? पहले एक्सरसाइज में 10 है, फिर 14, मतलब 24, 24 प्लस 13, 37, 37 प्लस 8, 45, 45 प्लस एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 15, 60 क्वेश्चन है टोटल मॉड्यूल में, 60।